गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस पिक्चर एंड इट वाज प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सरयू एंड मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक की बात की थी अपने विजन में और 1848 में उन्होंने ये पिक्चर बनाई थी। उसके बाद में ये जो पिक्चर है इसमें देखो ये बहुत सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है कि यहाँ पर एक लेडी है टॉर्च लेके खड़ी है और यहाँ पर जो चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन का ये लेके खड़ी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। यहाँ आगे स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं ये देखिए यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के लोग जो है ये इनका फ्लैग है, ये फ्रांस का फ्लैग है, ये जर्मन का, इस तरीके से ऑस्ट्रिया अलग अलग कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो फ्लैग लेकर खड़े हुए हैं। उसके बाद आगे देखिए नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो लोगों में लाने जाने की इस चैप्टर में बात की गई है। तो नेशनलिज्म की इसमें बताया गया है, क्या मीनिंग है ये बता चुकी हूँ मैं। नेशन स्टेट क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं हम। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें ला पात्रे और ली सितोए दो टर्म्स हैं जिनकी बात की गई थी। जो है यहाँ पे देखिए ये द फादरलैंड एंड द सिटीज़न, इसकी बात की गई थी। उसके बाद आगे मैंने आपको बताया था इसमें स्टेट जनरल बनाने की बात हुई थी, नए फ्लैग लाने की बात की गई थी। उसके बाद में इसमें कुछ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हटाई गई थी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाया गया था। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली। उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। 1799 से 1815 तक का इसका पीरियड शुरू था। तो ये इस पीरियड में इसने यूरोप में डेस्पोटिज़म और लोगों में टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज़म। उसके बाद इसने जो है जैकोबिन क्लब जो है उनको भी अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा गया। उसके बाद फ्रेंच आर्मीज़ जो थी वो नेशनलिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़ में फैला रही थी। फिर नेपोलियन बोनापार्ट का जो टाइम पीरियड है वो रूलर बना 1799 में। उसके बाद डेमोक्रेसी आई फ्रांस में। देन फिर ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए नेपोलियन के द्वारा। इसका सिविल कोड मैं डिस्कस कर चुकी थी। इसने कहा बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे और बहुत धीरे धीरे ये सोसाइटी में लोगों को यूरोप में फ्रांस में डोमिनेट करने लगा। इसने प्रिविलेजेस जो है इसने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके बर्थ के आधार पर फ़ायदे नहीं देने चाहिए जैसे कि क्लर्जी और नोबिलिटी ग्रुप को मिल रहे थे। इसने कहा सभी लोगों को इक्वल मानना चाहिए बिफोर द लॉ। इसके बाद इसने राइट टू प्रॉपर्टी सभी के पास होना चाहिए इसकी बात की। इसने दास जो है अबॉलिशन ऑफ सर्वडम, ये इसमें गलत दिया हुआ है क्योंकि उसने दास प्रथा जो थी इसको ख़त्म नहीं किया था, उसने दोबारा से उसे शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद सेक्युलर स्टेट की बात की थी उसने कि सभी रिलीजन्स को इक्वल माना जाना चाहिए। गेव ह्यूमन इनहेरिटेंस राइट्स, उसने ह्यूमन्स को इनहेरिटेंस राइट्स देने की बात की थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बाय नेपोलियन। अब नेपोलियन ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो आगे देखते हैं। उसने डिवीज़न किया एडमिनिस्ट्रेशन का और उसके बाद उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करने की बात की और उसने जो है किसानों को जो है एंड फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज। ठीक है। और इसके बाद में टाउन्स और गिल्ड में जो है रिस्ट्रिक्शंस कम करने की बात की ताकि जो ट्रेड है वो अच्छे से किया जा सके। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया और यूनिफॉर्मिटी लाया लॉज में ताकि कंट्री के अंदर लॉज को इजीली सभी लोग मान भी सके और सभी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी हो और लागू भी इक्वली तरीके से हो सके। इसके बाद में इसने वेट एंड मेजरमेंट को लेकर भी स्टैंडर्डाइज्ड सेट किए। उसके बाद नेशनल करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस की इसने। अब ये एक्सपेंशन है इसका, ये मैं बता चुकी थी आपको। फिर है लोकल पॉपुलेशन जो थी उनको एरियाज़ को इसने जीतने की कोशिश की। अब ये देखिए इनिशियली द फ्रेंच आर्मी वर वेलकम एज हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी। उसके बाद में टैक्स जो है बाद में इसने क्या किया, एरियाज़ को जीता गया और लोगों पर सेंसरशिप लगाई, टैक्सेस बढ़ा दिए नेपोलियन ने। फ्रेंच आर्मी जो थी उनके ऊपर फोर्स उनको भी प्रेशर बनाया, उनके ऊपर भी एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करते जाने के लिए। और ये सारी चीज़ें इसके टाइम पीरियड में कुछ अच्छी हुई और कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब भी देखी गई इसके टाइम पीरियड में।
उसके बाद में ये देखिए एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें क्या किया जा रहा है कि फ्रेंच आर्मी जो है वो ये क्लेम कर रही है कि हम जहाँ जाते हैं लोगों को फ्रीडम दिलाते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है पिक्चर में, ये लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा डोमिनेंस वाला जो अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक ट्री प्लांट किया जा रहा है लिबर्टी का, ठीक है। और यहाँ पर कुछ किसान हैं उनको हरास किया जा रहा है, वीमेन को हरास किया जा रहा है, ठीक है। और इन लोगों का कहना था कि हम तो लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, जो कि गलत था, जो कि आर्मी कह रही थी। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है, इसने लिप्जिंग का बैटल जो है उसको 1813 में इसने लड़ा। फिर 1815 में वाटरलू का जो बैटल है वो लड़ा, जिसमें इसके अगेंस्ट थे ब्रिटिश, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया भी था, ठीक है। अब इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि जो नेपोलियन है वो एक पोस्टमैन की तरह दिखाया गया है, वो भाग रहा है और उसके पीछे जो एरियाज़ हैं उसकी हार की वजह से वो जो चिट्ठियां हैं उनको कंट्रीज़ को के रूप में दिखाया गया है कि वो उन कंट्रीज़ को या उन चिट्ठियां उड़ती जा रही हैं, यानी कि वो उन कंट्रीज़ को हारता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में फ्यूडल सिस्टम मैं बता चुकी थी आपको, ये एक डोमिनेंट सोशल सिस्टम होता है जो कि नोबिलिटी हेल्प लैंड्स फ्रॉम द क्राउन इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी नोबिलिटी जो है उसको हेल्प करता है राजा को मिलिट्री हेल्प देने के बदले में राजा जो है वो उसे देता था उन लोगों को, और बाद में इन्हीं लैंड के बिहाफ पर ये लोग पावरफुल होने लगे, ठीक है। उसके बाद में सर्फडम, फ्यूडल लेबरर, जो फ्यूडल यानी किसानों के लिए काम करते थे, फिर ये हम डिस्कस कर चुके थे। ये हैब्सबर्ग एम्पायर है यहाँ पर। उसके बाद में ये देखिए ऑटोमन एम्पायर है। फिर है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म जो है यूरोप में डाइवर्सिटी देखी जा रही है, कोई नेशन स्टेट नहीं था। जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड सब डिवाइड थे अलग अलग किंगडम्स में। ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप जो है वो ऑटोक्रेटिक मोनोक्रासी में था, मोनार्की में था, यानी कि जहाँ पर बड़े बड़े जो बड़ी क्लास के लोग थे वो देखे जा, और यहाँ पर ऑटोक्रेटिक जो है देखी जा रही थी मोनार्की, जहाँ पर तानाशाह टाइप का रूल देखा जा रहा था। दे डिड नॉट सी देमसेल्व एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। यहाँ के लोगों में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर जैसी चीज़ नहीं थी। अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे थे लोग, और जो है डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स से थे। फिर है हैब्सबर्ग एम्पायर, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी थी। हैब्सबर्ग एम्पायर पे ऑस्ट्रिया और हंगेरी का रूल था। यहाँ पर अलग अलग रीजन थे, अलग अलग लोग थे। इनमें अल्पाइन रीजन था एक, जहाँ पर तिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड, ये सब एरियाज थे जिनमें बोहेमिया रहा करते थे। एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेसी जिनमें कि नोबिलिटी क्लास, क्लर्जी क्लास और बड़े लोग मिडिल क्लास आते हैं। इटालियन स्पीकिंग लोग जो थे वो लुम्बार्डी और वेनेटिया में रह रहे थे। हंगेरी जो था उसमें आधी से ज़्यादा जनता मैग्यार लैंग्वेज बोलती थी, और हाफ जो थी वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती थी। उसके बाद गैलीशिया जो है, यहाँ के जो एरिस्टोक्रेसी थे यानी क्लर्जी, नोबिलिटी, जो ये लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे गैलीशिया के। उसके बाद में बाउंड्रीज जो थी वो एम्पायर की, उसमें अलग अलग तरह के पेजेंट्स थे। बोहेमियन, स्लोवाक्स, नॉर्थ में स्लोवेंस इन कार्नियोला, क्रॉट्स और साउथ में रोमन्स ट्रांसिल्वेनिया में। Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. ठीक है। उसके बाद है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास। ये भी मैं बता चुकी थी कि सोसाइटी में एक तो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप था और न्यू मिडिल क्लास ग्रुप भी जो थोड़ा पावरफुल था देखा जा रहा था। उसके बाद वेस्टर्न और सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप के बारे में मैं बता चुकी थी आप लोगों को कि वेस्टर्न जो यूरोप था वहाँ पर क्या हो रहा था कि वहाँ पर स्मॉल ओनर्स थे, और ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप की सोसाइटी थोड़ी सी कल्चरल थी। वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, जबकि ईस्टर्न यूरोप जो था वहाँ पर जो है एक तरह से एरिस्टोक्रेसी बेस्ड सोसाइटी थी। लोग एजुकेटेड थे, लिबरल थे, मिडिल क्लास से, लेकिन इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं थी।
और वेस्टर्न के कंपैरिजन में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप ज़्यादा डेवलप देखने को, वेस्टर्न जो यूरोप है वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अम्पायर्स देखे जा रहे थे जिनका जो अपना सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में ही सोचते थे। उसके बाद है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म जो है वो क्या कहता है? लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से आया जिसका मतलब फ्री होता है, ये भी मैं समझा चुकी थी आप लोगों को। फिर इसमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात की गई है, लेकिन इसमें सभी लोगों को नहीं दिया गया था। यूनिवर्सल सफरेज मतलब सभी को वोट देने का अधिकार देना। राइट जो है थे वो सिर्फ मेंस के लिए थे, ऐसा फ्रांस में हुआ था। अब इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब होता है मार्केट्स में फ्रीडम देना ट्रेडर को भी और परचेज़र को भी, और अबॉलिशन कर देना जो कि गुड्स और कैपिटल्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं बड़े बड़े उनको, और एक कॉमन करेंसी ट्रेड के लिए लगाना। फिर ज़ोल्वेरिन मैंने आपको बताया था कि ये एक कस्टम यूनियन थी जिसने कि एलए जो कि कपड़ा नापने की यूनिट थी उसको सिमेट्री फॉर्म में लाई ये, और उसके बाद में यहाँ जैसे कि कपड़ा जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता था, अब उसके लिए एक ही कस्टम ड्यूटी लाने की बात की गई। और एक उसमें जो 39 स्टेट्स जो नेपोलियन के कंट्रोल में थे जर्मनी के, उन सभी में 30 अलग अलग जो बताए गए थे इसमें 30 अलग अलग तरह की करेंसी हटा के 2 करेंसी लाई गई। ज़ोल्वेरिन बता दिया था कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। मैंने कंजर्वेटिज्म भी बताया था आपको। कंजर्वेटिज्म वो होता है जिसमें कि कोई भी सोसाइटी के लोग जो कि चाहते हैं कि जैसा पहले चलता आ रहा है वैसा ही अब भी किया जाए, उनमें कोई चेंजेस ना लाए जाए। तो जो लोग कंजर्वेटिस्ट थे वो चाहते थे कि फ्रांस में जो है मोनार्की वापस लाई जाए, चर्च लाया जाए वापस, सोशल हायरार्की जो अपर क्लास लोअर क्लास वाला कॉन्सेप्ट था वो वापस लाया जाए। बट बहुत सारे कंजर्वेटिव्स का मानना था कि अगर हमें मोनार्की को अच्छे से चलाना है, रूलर के रूल को अच्छे से चलाना है, किंग के रूल को, तो हमें कुछ चेंजेस जो है उनको लेकर चलना चाहिए, तभी हम ज़्यादा टाइम तक मोनार्की को सोसाइटी में रख पाएंगे। ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ वियना जो है बच्चों ये ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, यहाँ पर की गई थी, जिसकी लीडरशिप जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ड्यूक ने की थी। और यहाँ पर जो वाटरलू में जिन कंट्रीज़ ने नेपोलियन को हराया था वही यहाँ पर वियना में आकर मीटिंग कर रहे थे दोबारा से मोनार्की को लाने के लिए। जो बर्बन डायनास्टी है उसके जो रूलर थे लुई 16 उनको हटाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, और अब वापस से नेपोलियन के जाने के बाद बर्बन डायनास्टी को लाने की इस ट्रीटी में बात की गई थी। उसके बाद प्रोविज़न ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, ये भी मैं आपको बता चुकी थी कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या डिस्कस किया गया था। अब है कंजर्वेटिव रेजिम, ये भी हमने कहा था कि ये ऑटोक्रेसी को लाना चाहते थे, यानी राजा के रूल को, और ये क्रिटिसिज्म और डिसेंट ये सब चीज़ें नहीं झेल सकते थे। और इनमें से ज़्यादातर जो थे इनका कहना था कि जो भी राजा के अगेंस्ट कुछ लिखता है तो न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले, सॉन्ग, ये सब चीज़ें अगर राजा के अगेंस्ट या मोनार्की के अगेंस्ट है तो उनको सेंसरशिप लगा देनी चाहिए। ठीक है। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो यूरोप की कंट्रीज़ को इंस्पायर करती रही। ठीक है। अब रेवोल्यूशनरीज आफ्टर 1815, ये भी हमने देख लिया था कि 1815 के बाद अब सोसाइटी में कुछ रेवोल्यूशनरी देखे जा रहे हैं। गिसेप्ट मेजिनी उनमें से एक थे, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इन्होंने 2 सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट किया था, यंग इटली इन मार्सले और यंग यूरोप बर्न में। फिर है उसके बाद है मैटरनिक ने इनके लिए एक टर्म यूज़ की थी, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। ये देखिए यहाँ पर उसके बाद है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848।
As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. अब यहाँ पर जो कंजर्वेटिव्स थे, ये पावर जो है इसको और लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को इनको बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, लिबरलिज्म को ये लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन थोड़े बहुत लिबरलिज्म के कुछ कंजर्वेटिव सपोर्ट में थे। और इटालियन और जर्मन स्टेट्स जो थे, जो ऑटोमन अम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड है, इनमें ये वापस से जो है मोनार्की लाना चाहते थे। उसके बाद है फ्रांस, रेवोल्यूशन इन जुलाई 1830। अब फर्स्ट अपहील टेकन टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। बुर्बो किंग जो है उनको वापस से लाया गया रेवोल्यूशनरी अगेन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज, जो अगेन लिबरल रेवोल्यूशनरीज जो थे वो इनको वापस लाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड, और लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया। फिर है व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, ड्यूक मेटरनिक वंस रिमार्क्ड। ड्यूक मेटरनिक ने कहा जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ऐसा उसने इसलिए कहा कि जो फ्रांस में अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता है। ठीक है, ये टर्म एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ये किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है या जुकाम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूके ऑफ द नीदरलैंड। यानी जुलाई में क्या हुआ कि यूके जो था उसके साथ नीदरलैंड को जोड़ दिया गया, और ब्रसल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे लैंग्वेज के बार बार पढ़ते हो बारे में, वो ग्रीस में बोली जाने वाली लैंग्वेज थी। ऑटोमन एम्पायर जो था इसका पार्ट हुआ करता था ग्रीस। ठीक है, उसके बाद स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगस्ट द ग्रीस विच बिगैन इन 1821। 1821 में ग्रीक्स जो थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया, और एक पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया फंड्स को, और उसके बाद उन्होंने वॉर लड़ा जिसमें उनकी डेथ हो गई थी 1824 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये देखिए, ये लॉर्ड बायरन जो थे एक पोएट थे और ये वॉर लड़े थे और इनकी डेथ हो गई थी फिर वॉर लड़ते लड़ते 1824 में। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथी फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। नेशनलिस्ट जो थे ग्रीस में उनको सपोर्ट मिल रहा था अदर ग्रीक से, और जो जिन्हें बाद में वहाँ से निकाल दिया गया था, और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उनको सिंपैथी थी इस एंशिएंट ग्रीक कल्चर से। ठीक है, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो भी एंशिएंट ग्रीक कल्चर को सपोर्ट करती थी कि हाँ उसे लाना चाहिए। पोएट और आर्टिस्ट जो थे वो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे ग्रीस की, कि ग्रीस जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह की बात वो अपनी पोइट्री आर्टिस्ट जो थे उसमें कर रहे थे। उसके बाद ट्रीटी होती है कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 में, जो कि जिसमें ग्रीक जो है वो इंडिपेंडेंट बना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई, तो इसमें 1832 में हुई थी, ये इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था ग्रीस। उसके बाद है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब लोगों के अंदर झगड़े वाली फीलिंग से नहीं, लोगों के अंदर नेशनलिज्म जो है वो रोमांटिसिज्म से लाया जा रहा है। रोमांटिसिज्म यानी बुक्स लिखकर, पेंटिंग करके, पोइट्री करके, स्टोरीज लिखकर, आर्ट के थ्रू, इस तरीके से। ठीक है, ताकि लोगों के, क्योंकि लोग कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो इससे क्या हो रहा था, अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे तो एक तो वो उसे ज़्यादा समझ पाएंगे, दूसरा कि वो अगर पढ़े लिखे नहीं भी है तो भी इन चीज़ों को वो समझ लेंगे। रोमांटिसिज्म क्या है?
a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment with the help of culture, art, poetry, stories, folk music, painting, language, etc. And it is very important. ये कल्चरल मूवमेंट होता है जिसमें कि नेशनलिस्ट जो क्या करते हैं वो पर्टिकुलर कंट्री के कल्चर, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, फोक म्यूज़िक, पेंटिंग, लैंग्वेज, इन सबको अपना मीडियम बना के और लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना चाहते हैं. देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज. इससे लोगों के अंदर एक कलेक्टिव हेरिटेज की फीलिंग आई. कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन, और कॉमन कल्चर के बिहाफ पर नेशन की बात की गई. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स. जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और पोएट थे ये साइंस और साइंस से जुड़ी हुई लॉजिकल बातों में बिलीव ना करके ये इमोशंस, इंट्यूशन यानी कि इंसान की फीलिंग्स, उसके इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर ही ये कहते थे कि इनके द्वारा ही कंट्री में नेशनलिज्म लाया जा सकता है, लोगों के अंदर ये वाली फीलिंग्स को लाके. जर्मन फिलोसफर थे एक जोहान गॉटफ्राइड हर्डर. इन्होंने जर्मन कल्चर जो है उसको टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, और इन्होंने लोगों के बीच में उसको डिस्कवर करने की कोशिश की, जिसके लिए दास वॉक वर्ड यूज़ किया गया. दास वॉक का मतलब होता है पीपल. It was through folk song, folk poetry, folk dance that the true spirit of the nation was popularized. और folk song, folk poetry, folk dance के थ्रू लोगों के अंदर एक true spirit of nation लाई गई. So collecting and recording these forms of folk culture was essential for nation building. और देखा गया कि जो folk culture है, चाहे फिर वो डांस है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे आर्ट है, चाहे पेंटिंग है, ये इनके थ्रू लोगों को कहा गया कि हम सबका कल्चर सेम है और हमें इसीलिए इमोशंस और अपने कल्चर को बचाने के लिए नेशन स्टेट की बात करनी चाहिए. अब लैंग्वेज, एग्जाम्पल ऑफ पोलैंड, एम्फेसाइज ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर हेल्प्ड इन 2 वेज. अब क्या हुआ कि पोलैंड में नेशनलिज्म लाने के लिए लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया और उसमें 2 तरीके अपनाए गए फोकलोर के लिए. फोकलोर होती है स्टोरीज वगैरह. टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, टू कैरी द मॉडर्न नेशनल मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट. इसने 2 तरीके से काम किया. एक तो लोगों के अंदर नेशनल स्पिरिट को जगाया जो पुरानी थी. दूसरा, इन्होंने जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उन तक भी इन सारे कल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ के थ्रू लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने की कोशिश की. पोलैंड हैड बीन पार्टीशन्ड बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. अब पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया के थ्रू. ये इम्पॉर्टेंट है. बट नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज. लेकिन भले ही पोलैंड को अलग कर दिया गया हो, लेकिन नेशनल फीलिंग लोगों के अंदर फिर भी बनाए रखी गई म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू. कैरोल कुर्ब्स्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक. कैरोल कुर्ब्स्की जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे नेशनल स्ट्रगल को ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू. आफ्टर रशियन occupation, the Polish language was forced out of school and the Russian language was imposed everywhere. रशियन ऑक्यूपेशन जो था इसने क्या किया, पॉलिश लैंग्वेज जो थी उसको हटाया गया और रशियन लैंग्वेज इसको स्कूल्स में इम्पोज किया गया. 1831 में आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड. 1831 में रशियन रूल को हटाने के लिए पोलैंड में क्या किया गया, वहाँ पर लोगों ने एक रिबेल किया, विद्रोह किया, लेकिन वो उसमें रशिया से जीत नहीं पाए. फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस. और बहुत सारे क्लर्जी ग्रुप जो थे पोलैंड में उन्होंने नेशनल रेजिस्टेंस को वेपन के रूप में यूज़ किया. पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. पॉलिश लैंग्वेज जो थी वो यूज़ की जाती थी चर्च में लोगों को इकट्ठा करने के लिए और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बाइशप्स वर पुट इन जेल. और इसकी वजह से क्या हुआ, जब पॉलिश लैंग्वेज रशिया, प्रूशिया के कंट्रोल के बावजूद भी यूज़ होने लगी तो क्या हुआ कि जो पुजारी थे, जो बाइशप्स थे चर्च में, उनको जेल में डाल दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया उन्हें. ठीक है.
द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और इस तरह पॉलिश लैंग्वेज जो थी वो रशियन डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए जो विरोध चला उसका एक सिंबल बन गई। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो जितना मैंने आपको समझाया, आई होप कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। इसको नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कवर करके आपको कल भेजूँगी। थैंक यू सो मच बच्चों, और इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखें। जो टर्म्स जो इम्पोर्टेंट बताई हैं मैंने उनको भी ध्यान से सुने और देखें और समझें, और कुछ ना समझ आए तो क्लास में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।